एक राज्य में कृष्णदेव नामक एक राजा थे। कृष्णदेव राजा बहुत ही ईमानदार और होशियार राजा थे। एक दिन राजा ब्राह्मणों को भिक्षा के रूप में रत्न और मोती देने जा रहे थे। तभी राजा अपने सबसे वफादार नौकर को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। राजा का सबसे वफादार नौकर का नाम मोहन था। मोहन राजा के हर एक बात को मानता और पूरी ईमानदारी के साथ राजा के दिए हुए काम को पूरा करता। मोहन, मुझे पास के गांव में ब्राह्मणों को भिक्षा के रूप में रत्न और मोती देने के लिए जाना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरा सबसे वफादार नौकर यानी कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ जो भी रत्न और मोतियां लेकर जा रहा हूँ उन पर तुम अपनी कड़ी नजर रखो। जी महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा और आप मुझे जो भी काम देंगे मैं वो काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। इतना बोलकर राजा अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े के पीठ पर 2 थैलियां भी रखी होती है। एक थैली में मोती और दूसरे थैली में रत्न रखे होते हैं। तभी राजा अपने वफादार नौकर से कहते हैं, मोहन, मैं अपने घोड़े के साथ मोतियां और रत्न लेकर जा रहा हूँ। तुम अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे रहना और हाँ, देखना कहीं थैले से मोतियां और रत्न गिर तो नहीं रहे हैं। अगर एक भी मोती या रत्न जमीन पर गिरेंगे तो तुम किसी से कुछ भी मत कहना और ये बात किसी को मत बताना। जी महाराज, आप मुझे जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। इतना बोलकर राजा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और राजा के पीछे से मोहन आता है और वो मोतियों पर अपनी कड़ी नजर रखता है। कुछ देर आगे चलने के बाद दोनों थैले नीचे से थोड़ा थोड़ा फट जाते हैं, क्योंकि दोनों थैले में जरूरत से ज्यादा मोतियां और रत्न डाली होती हैं और वो थैले ज्यादा वजन नहीं संभाल पाते हैं। इस वजह से वो फट जाते हैं और रत्न और मोतियां नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं और इस तरह से राजा आगे बढ़ते जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मोतियां और रत्न जमीन पर गिर रहे हैं। मोहन ये सब देख रहा होता है कि दोनों थैलियां से रत्न और मोतियां धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे हैं, लेकिन मोहन राजा को ये बात नहीं बताता है, क्योंकि मोहन से जो करने के लिए कहा गया है मोहन वैसा ही करता है जैसा कि राजा ने मोहन से करने के लिए कहा था। राजा ने मोहन से कहा था कि वो अपनी कड़ी नजर रखे और देखे कहीं मोतियां और रत्न नीचे गिर तो नहीं रहे हैं, और अगर मोतियां और रत्न नीचे गिरेंगे तो ये बात वो किसी से नहीं कहेगा और ना किसी को बताएगा। इसलिए मोहन चुपचाप राजा के पीछे पीछे आता तो है, लेकिन राजा से कुछ भी नहीं कहता है। और इस तरह राजा आगे बढ़ते चलते हैं। तभी राजा एक झील के पास पहुंचते हैं। झील को देखकर राजा का मन नहाने को करता है। तभी वो अपने वफादार नौकर मोहन से कहते हैं, मोहन, ठंडे पानी देखकर मुझे नहाने का मन कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं एक डुबकी लगाकर आता हूँ, तब तक तुम मेरे कपड़ों का ख्याल रखना। जी महाराज, आप स्नान करके आइए, मैं आपके कपड़ों का ख्याल रखता हूँ।
इतना बोलकर राजा पानी में चले जाते हैं और वहाँ डुबकी लगाने लगते हैं और जोर जोर से हरे राम हरे कृष्णा कहने लगते हैं। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। कन्नड़ में हरे का मतलब फाड़ना होता है और मोहन अच्छी तरह से कन्नड़ जानता था, इसलिए उसे लगता है कि राजा उसे अपने कपड़े फाड़ने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मोहन तुरंत राजा के कपड़ों को फाड़ने लगता है। राजा जब मोहन को ऐसा करते देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और वो जोर जोर से मोहन से कहने लगते हैं, मोहन तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। इतना बोलकर राजा तुरंत मोहन के पास आते हैं और मोहन से एक बार फिर कहते हैं, मोहन तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे कपड़ों को क्यों फाड़ दिया। महाराज आपने जो मुझे आदेश दिया है मैं बस वही कर रहा हूँ। आपने मुझसे कहा हरे, हरे का मतलब कन्नड़ में फाड़ना होता है, तो मैं आपके कपड़ों को फाड़ रहा हूँ। ठीक वैसा ही आपने मुझसे कहा था कि अगर रास्ते में कहीं पर भी मोतियाँ और रतन गिरेंगे तो मैं ये बात किसी से ना बताऊं। मोहन की बात सुनकर राजा तो पहले हंसते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। किसी को भी आधा अधूरा आज्ञा देने से वो आधा अधूरा ही काम करेगा। मुझे माफ कर दो मोहन, कहीं न कहीं मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें आज्ञा तो दिया लेकिन पूरा काम करने को नहीं कहा, इस वजह से मेरा काम अधूरा ही रह गया और तुमने भी अपना काम आधा अधूरा किया। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ पर एक बूढ़ा सांप रहता था। वह सांप इतना बूढ़ा हो गया था कि अब उससे अपना शिकार भी नहीं किया जाता था, पर सांप को तो अपना पेट भरना ही था। अब मैं क्या करूं? मुझे भूख लग रही है। अब तो बुढ़ापे की वजह से शिकार करने की क्षमता भी कम हो गई है। इसके बारे में मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, एक तरकीब समझ में आ गई। अगर ये चाल मेरी कामयाब हो गई तो मेरे भोजन का प्रबंध बहुत आराम से हो जाएगा। सांप पहाड़ के पास बने तालाब के पास गया। वह तालाब मेंढकों से भरा हुआ था। वहां सांप ने एक संत होने का दिखावा करने लगा। तालाब के किनारे सांप अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। एक मेंढक ने सांप को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई कि सांप आज शिकार क्यों नहीं कर रहा था। मेंढक से रहा नहीं गया, इसलिए मेंढक ने सांप से इसका कारण पूछा। क्या बात है, तुम जैसा खतरनाक प्राणी आज शिकार क्यों नहीं कर रहा है? मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ कि मैं दिन रात शिकार करता था, लेकिन कल रात एक मेंढक का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते मैं एक आश्रम में चला गया, जिस वजह से वहाँ के साधुओं की पूजा में विघ्न पड़ा। मेंढक ले गए, पर साधुओं को बहुत गुस्सा आया और इसी हड़बड़ाहट के बीच मैंने एक साधु के बेटे को काट लिया और वो मर गया। दुखी साधुओं ने मुझे श्राप दे दिया कि अब मुझे हमेशा मेंढकों की सेवा करने में रहना होगा। वो मेरी सवारी करेंगे, मेंढक सवारी का मजा लेंगे और मैं केवल वही खा सकूंगा जो मुझे मेंढक खाने को देंगे। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों की सेवा करने आया हूँ। मेंढक ने यह कहानी दूसरे दोस्तों को बताई और यह बात उनके राजा तक भी जा पहुंची। मेंढकों का राजा सांप से मिलने आया और उसे यकीन हो गया कि सांप झूठ नहीं बोल रहा है। सांप ने मेंढक राजा को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ की सैर करवाई।
फिर कुछ दूसरे मेंढक भी सवारी करने आ गए। इस तरह कुछ दिन बहुत आराम से बीत गए। मेंढक रोज शाम को सवारी का मजा लेते। एक दिन राजा ने देखा कि सांप बहुत धीरे धीरे चल रहा था। क्या हुआ सांप, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे थे? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। भूख से मेरी हालत कमजोर हो गई है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा था। सांप की हालत देखकर राजा को सांप पर दया आ गई और फिर राजा ने सांप को छोटे छोटे मेंढकों को खाने की इजाजत दे देते हैं। सांप, तुम हमारे यहाँ छोटे छोटे मेंढकों को खा सकते हो, जिससे कि तुम्हारा पेट भर जाएगा। और फिर सांप छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन मेंढकों के राजा ने सांप और उसके मित्र की बात सुन ली। सांप अपने मित्र को बता रहा था कि कैसे मेंढकों को मूर्ख बनाया और अब वह मजे से अपना पेट भर रहा है। यह सुनकर मेंढकों के राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सांप को इस बारे में पूछा तो सांप ने राजा को अपने मीठे शब्दों के जाल में उलझा दिया और फिर इसी तरह राजा और बाकी मेंढक सवारी का आनंद लेते रहे। जल्दी ही सांप और मेंढक खा गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब तालाब में बहुत कम मेंढक बचे थे। अब सांप ने बिना पूछे ही बड़े मेंढकों को भी खाना शुरू कर दिया। मेंढकों के राजा को अपनी सवारी के चक्कर में अपने तालाब में कम हो रहे मेंढकों के बारे में पता ही नहीं चला। एक दिन जब सारे मेंढक मारे गए तो केवल उनका राजा ही तालाब में अकेला रह गया। उस दिन सांप ने उसे भी अपना भोजन बना लिया और इस प्रकार मूर्ख राजा को अपनी मूर्खता का फल मिल गया। इसलिए ये कहानी देखकर हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति कितना भी दयालु बने।